हेलो। आइए हम आज बात करते हैं सामान्य विज्ञान के। आज का जो चैप्टर है वो है प्लवन। प्लवन से जानने से पहले हम एक व्यक्ति या वैज्ञानिक है जिसका नाम है आर्किमिडीज, हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल आर्किमिडीज यूनान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। यूनान में एक स्थान पड़ता है ग्रीसिया। क्या नाम है स्थान का? ग्रीसिया। वहाँ पर इनका ग्रीसिया में 286 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और 212 ईसा पूर्व में 212 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। जहाँ मृत्यु हुई थी उस स्थान का नाम है सिराक्यूज। क्या नाम है? सिराक्यूज। इन्होंने ही प्लवन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अब बात करते हैं कि इन्होंने प्लवन के सिद्धांत को किस तरह प्रतिपादित किया था। दरअसल ये एक राज परिवार से आते थे और इनके जो बड़े भाई थे उनका राज्याभिषेक होना था, या समझ लो किसी भी सदस्य का राज्याभिषेक होना था। उसके लिए एक मुकुट बनवाया गया था जो स्वर्ण मुकुट था, और राजा से इन्हें आदेश दिया, या ये कहो कि इन्हें निरीक्षण करने के लिए कहा, और साथ ही साथ एक शर्त रख दी कि ना ही इसे तुम तोड़ोगे, इसे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। कई दिनों तक ये परेशान रहे। एक दिन ये नहाने के लिए टब में गए। टब में घुसते ही देखा कि जितना ये अंदर गए उतना पानी क्या हुआ, बाहर छलक के आने लगा। इससे इनके मन में एक विचार कौन था, और इन्होंने एक चीज़ सोचा कि जिस चीज़ की जितनी अधिक बेहतर घनत्व होगा वो उतना ही अपना स्थान ग्रहण कर लेगा। इससे इनके मन में आया कि हम इसकी शुद्धता की जांच करते हैं, और उन्होंने उस वस्तु के लिए उसके घनत्व, जाहिर सी बात है जिसका घनत्व अगर हम पता कर लेंगे तो उसकी शुद्धता स्वयं हो जाती है। इन्होंने यही किया क्योंकि अन्य वस्तुओं को अगर मिलाकर वो बनाया जाता तो वो डूब जाता, और इसी से इन्होंने प्लवन सिद्धांत को प्रतिपादित किया या विकसित किया। प्लवन सिद्धांत में होता क्या है? दरअसल जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डाला जाता है तो वो अपने घनत्व के अनुसार अपने सापेक्ष जल को विस्थापित कर देता है। क्या करता है? जल को विस्थापित कर देता है। अब बात करते हैं कि यदि जल या उस वस्तु का घनत्व अधिक है तो वो जल में डूब जाएगी। क्या होगा? जल में डूब जाएगी। वहीं पर अगर उसका घनत्व कम है तो क्या होगा? वो ऊपर तैरने लगेगी। ठीक यही चीज इन्होंने प्रतिपादित किया। प्लवन से इनका तात्पर्य सिर्फ इतना था, जब कोई पिंड या कोई भी वस्तु जल में डाली जाती है तो जल के द्वारा ऊपर की ओर एक फोर्स लगाया जाता है। देखो कभी भी हम नदी में नहाने जाते हैं, अचानक जैसे उसमें कूदते हैं तो क्या होता है? जल नीचे से ऊपर की ओर क्या करता है? उछाल मारता है। ठीक, चूंकि हमारा घनत्व अधिक होता है इस वजह से हम उसमें डूबने लगते हैं। वही चीज़ इन्होंने बताया कि जिस चीज़ का घनत्व कम होगा और जल के द्वारा लगाया गया जो ऊपर की ओर बल होता है उसके अनुसार, या उस बल को हम क्या कहते हैं? प्लवन बल कहते हैं। ठीक, अब उस बल और घनत्व के बीच में अगर संबंध सही है कि अगर द्रव से उस वस्तु का घनत्व कम है तो वो डूबने की बजाय तैरने लगेगी। यही कारण है कि जो नाव होती हैं, नाव हुए, जहाज हुए, या कोई अन्य वस्तुएं, ये क्या करती हैं? तैरती हैं। क्यों? ये अपने घनत्व के अनुसार कुछ जो जल होता है उस पर क्या कर देती हैं? विस्थापित कर देती हैं। इसी बदौलत और लगने वाला बल क्या करता है? जल के द्वारा नीचे से क्या कर रहा है? बल वो ऊपर की ओर उठा रहा है। इस कारण नाव या फिर जहाज वगैरह क्या करते हैं? तैरते रहते हैं। अब इसी बात को हर चीज़ पे लागू किया गया, चाहे जो भी हो। और इससे कई बार प्रश्न आता है कि कोई भी जहाज जल में क्यों नहीं डूबता? कारण यही होता है, लगने वाला प्लवन बल उस वस्तु के घनत्व के बराबर होता है। क्या होता है? वस्तु के घनत्व के बराबर होता है। प्लवन बल वस्तु के घनत्व के बराबर होता है। ठीक, इतना याद रखना कि कोई भी वस्तु क्यों नहीं डूबती है, क्योंकि जो बल लग रहा है वो उस वस्तु के घनत्व के बराबर हो रहा है, और इसी कारण जो जल विस्थापित किया जा रहा है
जो जल विस्थापित किया जा रहा है, ये जल उस वस्तु के घनत्व के बराबर अपना स्थान बना लेती है। अब बात आती है कि घनत्व। घनत्व क्या है? तो घनत्व का जो सूत्र होता है उसे हम द्रव्यमान बट्टे आयतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बट्टे आयतन। याद रहेगा। घनत्व का एसआई मात्रक, घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दरअसल घनत्व जो है इसका एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। क्यूब होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। याद रहेगा। अब बात करते हैं कि सापेक्षिक घनत्व क्या होता है। इसके बारे में, सापेक्षिक घनत्व के बारे में, जब जल का मतलब किसी भी वस्तु, मतलब वस्तु है उसका घनत्व, वस्तु का घनत्व हुआ 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, पानी का घनत्व, पानी के घनत्व के अनुपात को क्या कहा जाता है? हम सापेक्षिक घनत्व कहते हैं। याद रहेगा कि सापेक्षिक घनत्व क्या होता है। सापेक्षिक घनत्व हम वस्तु का घनत्व बाई 4 डिग्री सेल्सियस पानी का घनत्व करते हैं। ठीक। अब बात करते हैं कि सापेक्षिक घनत्व इसे हम किससे मापते हैं? क्या है ऐसा जिसके द्वारा हम इसका मापन करते हैं? तो एक यंत्र है हाइड्रोमीटर। क्या है? हाइड्रोमीटर। इसके द्वारा हम सापेक्षिक घनत्व का मापन करते हैं। यही कारण है कि जब हम बर्फ लें और उस बर्फ को हम किसी जल में डालते हैं, ठीक, मान लो कि ये एक पात्र है और यहाँ तक जल भरा हुआ है, हमने बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा लिया, उसे डाला, तो जो बर्फ का टुकड़ा होता है उसका 1/10वां भाग, कितना? 1/10वां भाग पानी के ऊपर रहता है। ठीक, याद रहेगा। पानी के ऊपर कितना भाग रहता है? 1/10वां भाग पानी के ऊपर रहता है। कारण क्या है? सापेक्षिक घनत्व। ठीक, क्योंकि जो बर्फ है इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसी बदौलत ये पानी पर तैरता रहता है। एक प्रश्न बन सकता है कि बर्फ के पिघल जाने पर पानी का आयतन क्या होगा? तो नगण्य। याद रहेगा, नगण्य, कि जो बर्फ पिघल जाएगी पानी के आयतन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। याद रहेगा। अब बात करते हैं कोई भी नाव कब डूब जाती है? जब नाव का सापेक्षिक घनत्व जल के या द्रव के सापेक्षिक घनत्व से अधिक होता है तो नाव स्वतः ही डूब जाएगी। इसके अतिरिक्त बात है कि कोई भी व्यक्ति नदी की अपेक्षा समुद्र में आसानी से तैर लेता है, आसानी से तैर लेता है। इसका एक मुख्य कारण है क्योंकि जो समुद्र का पानी है इसका घनत्व अधिक होता है। किससे? ये समुद्र का पानी है, समुद्र का पानी का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। किसके? जल के घनत्व से अधिक होता है। याद रहेगा, समुद्र का जो पानी है इसका घनत्व जल मतलब नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसी बदौलत मनुष्य या कोई भी जीव जंतु आसानी से समुद्र में तैर सकता है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पारे का हिमांक कितना होता है? पारे का हिमांक, इसके बारे में बराबर पूछा जाता है, तो याद रखना जब भी पूछा जाए पारे का हिमांक कितना होता है तो -39 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? -39 डिग्री सेल्सियस होता है। आइए देख लेते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है?
किससे संबंधित है? हमारा उत्तर होगा प्लवन बल से संबंधित है। किससे? प्लवन बल से संबंधित है, पहला। दूसरा है कि आपेक्षिक घनत्व को हम किससे मापते हैं? क्या चीज़ है? आपेक्षिक घनत्व को हम किससे मापते हैं? उत्तर होगा हाइड्रोमीटर। क्या होगा? हाइड्रोमीटर। अगला प्रश्न हो सकता है कि घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या चीज? घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? उत्तर होगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। याद रहेगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। अगला प्रश्न हो सकता है कि नाव, क्या चीज? नाव या जहाज नदी या समुद्र में क्यों नहीं डूबता? कारण होगा कि घनत्व जल से कम लगने वाला प्लवन बल अधिक। याद रहेगा, नदी या जहाज मतलब नाव या जहाज नदी या समुद्र में क्यों नहीं डूबता? कारण होगा कि घनत्व जल से कम है। किसका? नाव और जहाज का। दूसरा कारण होगा जो लगने वाला प्लवन बल है ये घनत्व के अपेक्षा अधिक है। प्रश्न बनेगा कि कोई भी वस्तु मतलब बर्फ का टुकड़ा, क्या चीज? बर्फ, जो बर्फ है इसका 1/10वां भाग क्यों नहीं डूबता? कारण होगा घनत्व। क्या? घनत्व। क्यों? क्योंकि जो जल का घनत्व है बर्फ के घनत्व से अधिक होता है। प्रश्न बन सकता है कि आर्किमिडीज, कौन? आर्किमिडीज कहाँ से संबंधित हैं? याद रहे तो ये कहाँ से? यूनान से। दूसरा, इनका जन्म पूछ सकता है तो कब हुआ था? इनका जन्म 287 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 287 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके जन्म के बारे में हो सकता है कि ये पूछ ले इनका जन्म कहाँ, किस स्थान पर हुआ था? स्थान का नाम होगा ग्रीसिया। क्या होगा? ग्रीसिया। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है कि आर्किमिडीज के समकालीन कौन थे? आर्किमिडीज के समकालीन कौन व्यक्ति थे? तो उत्तर होगा इरेटोस्थनीज। कौन होगा? इरेटोस्थनीज। याद रहेगा, इरेटोस्थनीज को किस रूप में जाना जाता है? तो इरेटोस्थनीज को हम भूगोल के जनक के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? द फादर ऑफ जियोग्राफी, भूगोल के जनक। याद रहेगा। आज का हमारा ये सेशन यहीं तक था। हमारे इस सेशन में पूरा का पूरा प्लवन बल समाहित है। हमने संभावित क्वेश्चन भी आपको बता दिए हैं। प्रश्न कैसे आएंगे, क्या होंगे, इनसे बढ़कर आपको कहीं अंत से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको मेरा आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।